मूवी के शुरू में हम इरविंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेल रहा है। वो न्यूयॉर्क यांकीज टीम का बहुत बड़ा फैन है और हमेशा खुद को उनकी टीम में इमेजिन करता है, लेकिन अभी उसे इस गेम में बहुत कुछ सीखना बाकी है और इसी वजह से उसके दोस्त भी उसकी स्किल्स का बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन खेलते हुए उसे एक पुरानी बेसबॉल मिलती है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यही न्यूज में पता चलता है कि यांकीज वर्ल्ड सीरीज में सबसे आगे चल रही है क्योंकि उनके पास बेब रूथ नाम का एक खतरनाक प्लेयर है। वो अपने हर मैच में अच्छे से रन स्कोर करता है और इसका कारण है उसका बैट डार्लिन, जिसे वो अपना लकी चार्म समझता है। यही हम शिकागो टीम के मैनेजर नेपोलियन को देखते हैं जो रूथ के इस फॉर्म से बहुत परेशान है। वो जानता है कि इस तरह उनकी टीम कभी नहीं जीत पाएगी और रूथ को रोकने के लिए वो अपने प्लेयर लेफ्टी से उसका बैट चुराने को कहता है। लेफ्टी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन नेपोलियन उसे वार्न करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगा। आगे हम इरविंग को अपने घर आते हुए देखते हैं जो गुस्से में अपने रूम के पोस्टर्स को फाड़ने लगता है। तभी उसे पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है और वो देखता है कि वो बॉल रूम से निकलने की कोशिश कर रही है। वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन तभी वो बॉल उससे बात करने लगती है और ये देखकर इरविंग डर जाता है। तब वो बॉल उसे बताती है कि मेरा नाम स्कर्वी है और तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इरविंग उसे किसी तरह पकड़ लेता है और उसके बोलने वाली बात अपनी मॉम को बताता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है और उसकी मॉम इसे उसका वहम बताती है। फिर इरविंग अपनी मॉम से डैड के बारे में पूछता है और वो बताती है कि आज रात वो नाइट शिफ्ट पर हैं और तुम्हें उनका डिनर लेके जाना है। ये सुनकर इरविंग खुश हो जाता है और बॉल को वहीं रखकर तुरंत अपने डैड को खाना देने निकल जाता है। पता चलता है कि उसके डैड यांकीज स्टेडियम में एक जैनिटर का काम करते हैं और उन्हीं के कारण इरविंग इस गेम को इतना पसंद करता है। वो उन्हें अपने आज की गेम के बारे में बताता है कि कैसे हमेशा की तरह वो फिर से फेल हो गया और तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि मैंने यहाँ हजारों प्लेयर्स को फेल होते हुए देखा है, लेकिन अगले दिन वो फिर से ग्राउंड में खड़े होते हैं क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। फिर वो इरविंग को प्लेयर्स के लॉकर रूम में ले जाता है जहाँ उनकी सारी चीजें रखी हुई हैं और इरविंग वहाँ रूथ के लॉकर को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने रखे उन बैट्स पर पड़ती है जिसमें रूथ का लकी बैट डार्लिन भी है। इरविन डैड से कुछ और देर वहाँ रुकने को कहता है और वो उसकी बात मानकर उसे 10 मिनट का वक्त देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन इरविंग भला उनकी बात कहाँ मानने वाला था और उनके जाते ही डार्लिन को छूने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड वहाँ आकर उसे रोक लेता है जो असल में शिकागो टीम का प्लेयर लेफ्टी है और वो इरविंग को डराकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह इरविंग का मूड बहुत अच्छा होता है और यहाँ स्कर्वी उसे बताता है कि मैं भी वर्ल्ड सीरीज में खेल चुका हूँ, लेकिन होम रन की बजाय फाउल बॉल बनकर मैच से बाहर हो गया और किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। वो उसे भी इस गेम से दूर रहने को कहता है और बताता है कि मेरी तरह ये तुम्हारे सपनों को भी चकनाचूर कर देगी और तब तुम इस दुख को नहीं झेल पाओगे। तभी उन्हें बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि यांकीज का मैनेजर एक ऑफिसर को लेकर आया है। वो उन्हें डार्लिन की चोरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनका शक इरविन के डैड पर है क्योंकि रात को उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। तब इरविन उन्हें बताता है कि कल रात मैंने वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा था और मैनेजर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो अपने बेटे को लॉकर रूम में क्यों ले गया था। वो लोग उनके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। गुस्से में मैनेजर उसके डैड को फायर कर देता है और कहता है कि जब तक वो बैट नहीं मिल जाता तुम्हें अपनी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी। उसके पेरेंट्स ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसके डैड को लगता है कि शायद इरविन ने उस बैट को कहीं छुपा दिया है। इरविन उन्हें भी उस गार्ड के बारे में बताता है, लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसे अपनी नजरों से दूर जाने को कहते हैं। इरविंग ये बात स्कर्वी को भी बताता है कि आखिर कोई रूथ के बैट को क्यों चुराना चाहेगा और तब स्कर्वी उसे बताता है कि ये जरूर किसी दूसरी टीम का काम है। ये सुनकर इरविंग चौंक जाता है और तुरंत अपने बेसबॉल कार्ड्स को चेक करने लगता है। वहाँ उसे शिकागो टीम के प्लेयर लेफ्टी का कार्ड मिलता है जिसकी शक्ल उस चोर से हूबहू मिलती है और वो समझ जाता है कि ये सब उन्होंने मैच जीतने के लिए किया है। वो ये बात अपने डैड को बताने को कहता है, लेकिन स्कर्वी को लगता है कि बिना सबूत के उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तब इरविंग इस बैट को खुद ही ढूंढने का प्लान करता है।
वो जानता है कि आज सारी टीम शिकागो जा रही है और इस वक्त वो उन्हें पेन स्टेशन पर मिलेगी। ये सोचकर वो स्कर्वी के साथ स्टेशन की ओर निकल जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो हजारों लोगों की भीड़ है। तभी उसे एक जगह लेफ्टी नजर आता है जिसके हाथ में वो डार्लिन बैट है और वो दोनों छुपकर उसकी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ वो उस बैट को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेफ्टी उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागने लगता है। इरविंग दूसरी ट्रेन में कूदकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टी उनके पीछे वहाँ भी आ जाता है। इरविंग भी रिस्क लेकर वापस उसी पहली ट्रेन में आने लगता है और यहाँ वो किसी तरह लेफ्टी से पीछा छुड़ा लेते हैं। टीटी उन्हें थोड़ी दूर जाकर एक स्टेशन पर उतार देता है और बताता है कि न्यूयॉर्क यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में है। रात होने के कारण इरविन वही स्टेशन में रेस्ट करने की सोचता है और यहाँ उसे पता चलता है कि डार्लिन असल में एक फीमेल बैट है और स्कर्वी की तरह वो भी उनसे बात कर सकती है। पहले तो वो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनमें दोस्ती हो जाती है। डार्लिन उन्हें बताती है कि कैसे रूथ ने उसे बहुत मेहनत से बनवाया था और वो उसके बिना कभी नहीं रह सकता। स्कर्वी को वो थोड़ी अकड़ू टाइप की लगती है और इस वजह से वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर डार्लिन इरविन से खुद को शिकागो ले जाने को बोलती है क्योंकि रूथ वहाँ अपना अगला मैच खेलने वाला है, लेकिन इरविन कहता है कि हमें शायद पहले न्यूयॉर्क जाना चाहिए ताकि मैं अपने डैड पर लगे इल्जामों को दूर कर सकूं। स्कर्वी भी उससे एग्री करता है, लेकिन डार्लिन कहती है कि रूथ तुम्हारे डैड की जॉब वापस दिला सकता है और वो भी एक हायर सैलरी के साथ। और ये सुनकर इरविन कंफ्यूज हो जाता है। इधर उसके पेरेंट्स भी उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं और उसके डैड को लगता है कि ये सब शायद उन्हीं की गलती है और उन्हें तुरंत पुलिस में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। आगे हम लेफ्टी को देखते हैं जो आगे बढ़ता हुआ उसी स्टेशन पर आ पहुंचा है और इरविन उसे देखकर छुप जाता है। लेफ्टी अपने बॉस नेपोलियन को फोन करता है, लेकिन डर के कारण उसे बैट गुम होने के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं जल्द ही उसे लेकर शिकागो आ रहा हूँ। तभी उसे वो बैट का केस दिखाई देता है और वो देखता है कि इरविन उसे लेकर भाग रहा है। वो एक रेल कार से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी सामने एक ट्रेन आ जाती है और उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। इधर इरविन को रास्ते में एक वेयर हाउस नजर आता है और वहाँ उसकी मुलाकात कुछ ट्रेवलर से होती है जो खुद भी यांकीस टीम के बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ रेडियो से उन्हें पता चलता है कि यांकीस अपना मैच हार गए हैं और ये सुनकर डार्लिन उसे जल्दी से खुद को शिकागो ले चलने को कहती है। तभी उन्हें एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वो बताते हैं कि ये मैनहट्टन एक्सप्रेस है जो उन्हें सीधा न्यूयॉर्क लेकर जाएगी। इरविन भी उनके साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे शिकागो जाती हुई एक ट्रेन दिखाई देती है और ये देखकर उसका मन बदल जाता है और वो ठान लेता है कि वो इस बैट को रूथ तक पहुंचाकर ही रहेगा। आगे चलते हुए वो एक दूसरे टाउन में आता है जहाँ कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं और तभी मार्टी नाम की एक लड़की उसे मदद करने आती है। वो लोग किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर मार्टी के घर आते हैं और पता चलता है कि वो सिनसिनाटी टीम की कैप्टन लॉनी ब्रूस्टर की बेटी है। फिर इरविन उसे रूथ का बैट डार्लिन दिखाता है और बताता है कि मैं इसे रूथ के पास शिकागो पहुंचाना चाहता हूँ। तब मार्टी उसे बताती है कि उसके डैड की टीम भी शिकागो जा रही है और वो वहाँ तक जाने में उसकी मदद कर सकते हैं। वो अपने डैड के नाम उसे एक लेटर लिखकर देती है और तभी उन्हें ढूंढता हुआ लेफ्टी वहाँ आ जाता है। मार्टी की मॉम को लगता है कि ये शायद इरविन के डैड हैं, लेकिन इरविन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और मार्टी लेफ्टी को रोकने में उसकी मदद करती है। लेकिन जल्दी ही लेफ्टी इरविन को पकड़ लेता है और कहता है कि ये बैट उसने बहुत मेहनत से चुराया है। मार्टी एक बार फिर इरविन की मदद करती है और कहती है कि अब तुम्हें शिकागो पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एक तरफ इरविन मार्टी के डैड की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने पुलिस स्टेशन में जाते हैं। रास्ते में इरविन एक फैमिली को एक साथ डिनर करते हुए देखता है और ये देखकर उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। तब डार्लिन उसे समझाती है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और रूथ भी अपनी फैमिली को ऐसे ही मिस करता है। इरविन को लगता है कि रूथ तो हमेशा रिपोर्टर्स और फैन से घिरा रहता है, लेकिन डार्लिन उसे बताती है कि वो सब तो उसके फेम के पीछे हैं और असली प्यार तो हमें फैमिली से ही मिलता है। डार्लिन को यकीन है कि रूथ इरविन से मिलकर बहुत खुश होगा और इरविन भी अपना मूड ठीक करने के लिए उसको थैंक्स बोलता है। इधर लेफ्टी फाइनली नेपोलियन को सच बता देता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो बैट मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारे करियर को बर्बाद कर दूंगा। और ये सुनकर लेफ्टी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उधर इरविन के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए मार्टी के घर आते हैं
और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो तो शिकागो जा रहा है। इरविन भी किसी तरह मार्टी के डैड तक पहुँच जाता है और उसका लेटर पढ़कर वो उसे शिकागो ले चलने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो उसे बेसबॉल के कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं और फिर यांकीज के होटल तक छोड़ देते हैं। इरविन को वहाँ रुथ दिखाई देता है और वो सिक्योरिटी को चकमा देकर उससे मिलने पहुँच जाता है। रुथ भी उसे देख लेता है और वेटर से कहकर उसे अपने पास बुला लेता है। तभी वहाँ कहीं से लेफ्टी आ जाता है और डार्लिन को चुराकर वहाँ एक बेड रख देता है। इरविन को ये देखकर बहुत हैरानी होती है और वो समझ जाता है कि ये सब लेफ्टी का ही काम है। उधर स्कर भी डार्लिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टी एंड टाइम पर आकर उसे फिर से चुरा लेता है। इरविन उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है, जहाँ नेपोलियन उसे भी अपने साथ कार में खींच लेता है। आगे का सीन फाइनल मैच का है, जहाँ नेपोलियन इरविन को बताता है कि अब उन्हें मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रुथ भी डार्लिन के बिना जल्दी ही आउट हो जाता है और ये देखकर नेपोलियन को बहुत खुशी होती है। वो उन्हें वहीं छोड़कर नीचे सेलिब्रेट करने जाता है और इरविन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तब स्कर भी उसे समझाता है कि मैं भी लाइफ से हार मान चुका था, लेकिन तुमने मुझे जीने की नई राह दिखाई है। फिर वो उससे यहाँ आने का कारण पूछता है और इरविन कहता है कि ये सब उसने अपने डैड के लिए किया है। तब स्कर भी उससे इस मिशन को पूरा करने को कहता है और बताता है कि मुझे फेंक कर तुम सामने वाले शीशे को तोड़ सकते हो। इरविन ऐसा ही करता है और जल्द ही स्टेडियम की पिच तक पहुंच जाता है। रुथ उसे पहचान कर उससे मिलने आता है और देखता है कि वो उसे उसका बैट लौटाने आया है। तभी नेपोलियन वहां आकर मैच शुरू करने को कहता है, लेकिन रुथ उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने लेफ्टी के साथ मिलकर मेरे बैट को चुराया है। नेपोलियन इसे मानने से इनकार कर देता है और रेफरी को कहता है कि तुम्हें तुरंत मैच को शुरू कर देना चाहिए। रेफरी भी यांकी से अपने अगले प्लेयर को बुलाने को कहता है और डार्लिन इरविन को दिखाती है कि आज तुम अपनी ड्रीम पोजीशन पर खड़े हो, जैसा कि तुम हमेशा से चाहते थे। उधर रुथ अपने सभी प्लेयर्स को डिमोटिवेट देखता है और तभी उसका ध्यान इरविन की ओर जाता है। वो उसे ही अपना लास्ट प्लेयर बनाने को बोलता है और कहता है कि एक छोटा प्लेयर भी गेम को चेंज कर सकता है। नेपोलियन उनके इस फैसले का मजाक उड़ाता है और ये देखकर इरविन भी ऐसा करने से मना कर देता है। तब रुथ उसे समझाता है कि ताकत बैट में नहीं बल्कि बैटर में होनी चाहिए और उसे अपने सपने को पूरा करने को कहता है। उसके पेरेंट्स भी रेडियो पर ये सब सुन लेते हैं और उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। स्कर भी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलने आता है, लेकिन कैचर उसे ही पकड़कर लेफ्टी को दे देता है और वो उसे इरविन की तरफ पिच करने लगता है। इरविन अपनी पहली 2 स्ट्राइक्स को मिस कर देता है और तब उसके डैड उसे स्विंग करने को कहते हैं। इरविन भी कुछ सोचकर खुद को तैयार कर लेता है और इस बार बॉल उसके बैट से टकरा जाती है। फिर वो भागकर अपना एक होम रन कंप्लीट करता है और इससे यांकीज और उनके फैंस में खुशी छा जाती है। फिर वो रुथ को उसका बैट वापस करता है और अपने डैड को बताता है कि फाइनली उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसके रन्स की बदौलत यांकीज ये सीरीज जीत जाते हैं और नेपोलियन और लेफ्टी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आखिर में हम उन सबको एक विक्ट्री परेड में देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।